नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे बड़ा खुशखबरी आया हमारे उत्तर प्रदेश से। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का व्यापक उत्तर प्रदेश दौरा और अफसरशाही की नकेल कसते हुए उनके नवरत्नों के दिए सुझाव का अक्षरशः पालन करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक बड़ा शुभ समाचार दिया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रहा है और मृत्यु दर एकदम घट गया है। जहां रोज आने वाले मरीजों की संख्या लाखों में थी, वो बस कुछ हजारों में है। हालांकि वो भी ज़्यादा है। मृत्यु एक का भी नहीं होना चाहिए, संक्रमण एक का भी होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जैसा हमारे पास जनसेवक है तो हम इसी तरह की उम्मीद करते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार जात धर्म क्षेत्र समुदाय अपना परायों की भेदभाव के बगैर एक नेक काम करती है और बड़ी सराहनीय काम करती है। योगी जी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई। आज का मेरा विषय है, मैं और किसी विषय को नहीं लूंगा, मैं सिर्फ किसी विषय पर अपना केंद्रित करता हूं। आज का विषय है कि रसूखदार लोगों का क्रूरतम व्यवहार। ये मैं कहने पर इसलिए मजबूर हुआ कि आज एक और घटना हुआ जो पराकाष्ठा की हद है। मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई और मिसाल होनी चाहिए, होती होगी, बट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे सभ्य समाज में इस तरह के व्यवहार की इजाज़त नहीं दिया जा सकता है। मित्रों, केस था, व्यवहार था कि आज छत्तीसगढ़ के एक जिलाधिकारी ने शरेआम एक नाबालिग बच्चे को पीट दिया। स्थिति ये हुई कि उनका व्यवहार मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया और वो वीडियो वायरल होने के बाद सभी तक पहुंचा और दुनिया ने इसको देखा। सवाल उठता है कि अगर वो कोई वीडियो नहीं बनाता तो क्या होता। सवाल ये उठता है कि कहां कहां वीडियो होगा, इस तरह के व्यवहार कितने लोग करते होंगे। कि तो ये तो वीडियो आ गया। असम के वो तेजपुर के डीएम का तो खैर बारात में हर जगह मोबाइल लेकर के आजकल सब लोग कर रहे हैं, या बारात में वीडियोग्राफी भी होती है, तो उसका क्रूरतम चेहरा आ गया था। लेकिन सड़कों पर जो गश्त लगाती पुलिस है या डीएम साहब भी दौड़ा करते हैं, अधिकारी दौड़ा करते हैं, वहां पर तो मोबाइल कभी कभी कोई इत्तेफाक की बात है, तो सौभाग्य की बात है कि किसी के पास मोबाइल था और किसी ने इसको रिकॉर्ड किया। नहीं तो कितने लोग इनके जूतों के तले रौंदे जा चुके होंगे और जाते होंगे, इसका तो कहीं अता पता ही नहीं है। सवाल आज इस बात पर है। मैं अफसरशाही की अच्छे और बुरे दोनों की तारीफ करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि कुछ अच्छे लोगों की भी तारीफ हो, बुरे लोगों से पहले अच्छे लोगों की बात कर ले। मित्रों, हमने बहुत से अफसरों को देखा है जिनकी कर्तव्यपरायणता को प्रणाम करने का मन करता है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनका कार्यप्रणाली और उनके रसूख को देख करके उनके सामने सजदा करने का मन करता है, सिर झुकाने का मन करता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का नाम रखूं, लेकिन मैं बताता हूं। दिल्ली कैडर की एक आईएएस अफसर है, महिला है और बड़ी आदरणीय है, समाज में भी बड़ा ठीक ठाक अप्रोच रखती हैं। जहां भी जाते हैं अपने काम का अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उनके पति उत्तर प्रदेश कैडर का आईएएस अफसर है और अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हैं। वो बिहार के एक बहुत बड़े नेता की बेटी हैं। उनके पिताजी दो बार सांसद थे। अनफॉर्चुनेट उनका ट्रेन में आने में टुंडला में दिल का दौरा पड़ा और वो हम सबको छोड़ करके चले गए। आप एक बहुत बड़े लेखक, कवि, रचनाकार थे और शिक्षाविद थे। मित्रों, आप अपना जीन जो अपने बच्चों में डाले हैं वो संस्कार दिखता है। आपकी पुत्री जो दिल्ली की आईएएस अफसर हैं, हालांकि अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में
सेवारत हैं। आपका व्यवहार देख करके जो लोग आपके संपर्क में आते हैं या जो लोग आपसे लंभावित होते हैं, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप रहते हैं उस डिपार्टमेंट में आपके जाने के बाद वहाँ के कर्मचारी से लेकर के उस आप रोज़ दिनचर्या में आपसे मिलने वाले लोग आपका गुणगान करते हैं, कहते हैं कि पहले तो दृष्टया लगता ही नहीं कि ये इतनी बड़ी IAS अफसर है और इतनी सहिष्णुता और इतनी विनम्रता कहाँ से आया। हमने और भी कई अधिकारियों को देखा है, पुलिस अफसरों को देखा है। आज भी टीवी पर बहुत सारे पुलिस अफसर को दिखाया जा रहा था कि कोई मास्क बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है। एक पुलिस का कांस्टेबल एक PP किट पहनी महिला को गोद में उठा करके लेके जा रहा था, मतलब उसने अपनी जान की परवाह नहीं की कि PP किट पहनी है मतलब उसको कोई बीमारी होगा। और आजकल कोरोना तो छूने से ही हो रहा है, संपर्क में आने से हो रहा है, उसने इस बात की चिंता नहीं की। मतलब इस तरह के सब लोग हैं। और इस तरह के भी लोग हैं कि कोई आदमी ऐंठ में और घमंड में रहता है। मैं एक बड़ा विनम्रता से क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि क्या कोई खानदानी संस्कार भी यहाँ असर करता है क्या? क्योंकि संस्कार विहीन आदमी जिस कुर्सी पर भी बैठ जाएगा ना, वो अपना संस्कार नहीं छोड़ सकता। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि जात स्वभाव कभी न हमारे भोजपुरी में कहावत है कि आदमी के स्वभाव कभी ना छूटे, टांग उठा के कुकुर मूटे। मतलब आपका स्वभाव कभी छूट नहीं सकता। अगर आप कुत्ता हैं तो आप किसी भी नस्ल के हों, अरबपति के करोड़ों के गाड़ी में घूमने वाले कुत्ता हो या जंगली कुत्ते हो आवारा जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, खंबा जहां देखा टांग उठाने की प्रवृत्ति है। टांग नीचे रह करके आप सुसु कर ही नहीं सकते, ये स्वभाव में है। तो ये जो लंपटई करते हैं, क्रूरता करते हैं, ये इनके अपने संस्कार हैं। वो भला हुआ इस एसोसिएशन का जिन्होंने इसको कंडेम किया है और ट्वीट करके कहा है कि ये बिल्कुल कंडेमेबल है और ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता है। हमारे ट्रेनिंग में इस तरह की बेहूदगी का कहीं कोई स्थान नहीं है, कहीं कोई जगह नहीं है। किसी स्तर पर इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालांकि भूपेश बघेल जी ने उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, तो ट्रांसफ़र करके संयुक्त सचिव बना दिया। उसको क्या फ़र्क पड़ता? अभी जिला में था, पूरे राज्य में करेगा। पहले सिर्फ एक जिला में उसकी गुंडाई थी, अब पूरे राज्य में चलेगी। उसे पनिश करना चाहिए था, सस्पेंड करना चाहिए था, कुछ दिन घर बैठाना चाहिए था। उसको कोरोना काल में मरीजों का सेवा करने के लिए ड्यूटी पर लगाना चाहिए था। उसे ये कहना चाहिए था कि भाई कोरोना के अस्पताल में जितने तीमारदार आते हैं वो लोग संक्रमण के डर से डॉक्टर उनको भीतर नहीं जाने देते, उनको बाहर पानी पिला अपने घर से ले आकर के। इस तरह के कुछ दिया जाता तब ना पता चलता। बेहतर तो होता कि उसे कहा जाता कि भाई किसी अस्पताल के सामने खड़ा हो और 5 आदमी रोज 5 झापड़ तेरे को मारे, और इसका भी वीडियो चलता, तब जाकर के लोगों को आता। क्योंकि देखिए, ये अधिकारी को आसाम वाले अधिकारी का वीडियो नहीं दिखा कि उसके गुंडई का पूरे देश में भर्त्सना हुई। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसकी तारीफ कर रहा है। हर आदमी, IAS एसोसिएशन ने भी उसकी भर्त्सना की थी, उसके अपने IAS अधिकारी भी भर्त्सना किए थे, आम समाज भी उसकी भर्त्सना कर रहा था। तो उसके भर्त्सना के बाद भी ये थप्पड़ मारने में कहाँ हिचका? वीडियो साफ दिख रहा है कि वो लड़के कहाँ से मोबाइल लिया, देखा कुछ नहीं, पटक दिया। हाँ रघुवन, शुभ आशीर्वाद, कैसे हो बाबू? तो उसने देखा कि भाई वीडियो में दिख रहा है कि मोबाइल, उसने दिखाया, मोबाइल देखा नहीं, घमंड में पटक दिया। उसको अपने पद की घमंड थी। ये घमंड चकनाचूर करने की आवश्यकता थी, पदोन्नत करके सचिवालय में भेजने की जरूरत नहीं थी। भूपेश बघेल अपने लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे होंगे कि जी हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करके सचिवालय भेज दिया। भैया कहाँ एक वो जिला का अधिकारी था, अब उसको पूरे प्रदेश का मालिक बना दिया तुमने। तो भूपेल साहब, आप भोपू सिंह ही है, आप दुनिया को बेवकूफ बनाइएगा। जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप खुद ही ऑर्गेंस लोग हैं, आप में खुद ऑर्गेंस है। आप आदमियों को नहीं समझते तो आप ही वाला काम तो कर रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री ने किया था, उसको सस्पेंड कर दिया। आपको भी इसको सस्पेंड करना चाहिए था। हालांकि मेरी मांग आसाम के मुख्यमंत्री से भी है कि आपको सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, उसको शादी के मंडप में बढ़ा कर रख करके बर्तन बजवाना चाहिए था 4-5 दिन तक। कुछ ऐसे पनिशमेंट हो जो जलील हो, क्योंकि तुम झापड़ मार के जलील कर रहे हो, तुम्हें भी जलील होना चाहिए।
तब जाकर के लगेगा। और वो समाचार चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और बोलो कि भाई ये मंदिर पे जूता साफ करने की ड्यूटी लगी, तेरी शादी के बारात में बर्तन मांजने की ड्यूटी लगी है, और वो चले तब जाकर के लोग देखेंगे यार ये बुरा बात है, अगर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया तो बर्तन मांजनी पड़ेगी, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और ये जो IAS PCS होते हैं ना, ये तकदीर से पास करते हैं, क्योंकि हम लोग भी वहां तक की तो पढ़ाई किए हैं। आपका तकदीर ठीक है, 10 प्रश्न आपने याद किया और 10 प्रश्न उस परीक्षा में पूछ लिया गया और आप कर करके पास हो गए। जनरल नॉलेज का आपने 2 पन्ना पढ़ा है और इत्तेफाक से इंटरव्यू वाले ने उसी 2 पन्ने की बात पूछ ली, बाकी आप 200 पन्ना आपके लिए बेकार हो गया, क्योंकि वो आपका पूछा नहीं गया। क्योंकि हम भी उसको फेस नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अंगूठा टेप लोग हैं, हमको समझ नहीं है, तो दोबारा वो क्लर्की की भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। एक बार नौकरी छूटी, उस सारा तामझाम हटा उनके हाथ से। और ये जो IAS होते हैं नए नए वाले, ये कोई अरबपति टाटा बिरला घर के होते भी नहीं है, ये सब साधारण परिवार के लोग ही IAS होते हैं। इक्का दुक्का कोई बड़ा खानदानी परिवार का लोग IAS आता नहीं, तो बहुत साधारण परिवार को होते हैं। वापस साल भर गर्मी में उनकी गर्मी उतर जाएगी, फिर वो दूसरे को वीडियो बना बना के बोलते हैं कि भाई ये बुरा, ये मत करना, बुरा काम का बुरा नतीजा, सुनो भाई चाचा, सुनो भतीजा, कहना पड़ेगा। एक चीज और मैं देखता हूं, ये मेरी माँ बहुत पहले मुझे कहती थी। अब माँ का बात आया है तो मैं माता जी को सादर प्रणाम करते हुए आपको छोटा सा माँ बेटे का तकरार बताता हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद वो मैं मजे लेने के लिए करता था, माँ को परेशान करने के लिए शैतानी करता था। हालांकि उस वक्त इसकी समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के ही करता था। असल में क्या होता था कि मैं स्कूल से छूटता था, घर आने की जल्दी थी, और मेरे माँ को घर आने में खड़ा करने, मुझे घर पहुंचने से पहले खाना सामने रख देने की जल्दी होती थी। गांव में कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था होता नहीं था। जिस वक्त हम लोग थे उस वक्त गैस वैस नहीं था। अगर मान लो कोई बरसात का मौसम हो तो लकड़ी भीग जाती थी, गोईठा भीग जाता था। खाना बनाना बड़ा दुरूह काम था। जिसके घर खाना भी होता था ना, तो कई बार बनता नहीं था, कोई बरसात में बाहर लकड़ी भीग गई है, भीतर हो, तो आदमी अपने बेडरूम में बिछौने के नीचे लकड़ी रखता था, मतलब चारपाई पर या तखत पर या पलंग पर, जो भी व्यवस्था था उसके नीचे लकड़ी रखता था आदमी, कि आदमी थोड़ा भीग जाए, लकड़ी रहे। इस तरह की जुगाड़ वो माताएं करती थी, जो हर घर की माँ बहनें इस उनका यही रहता था कि लकड़ी ना भीगे भाई, आदमी भीग जाए चलेगा, वो देह पोंछ लेगा, लकड़ी भीग जाए खाना नहीं बनेगा। ऐसी मेहनत और ऐसा मुश्किलात काम के बाद वो खाना बना के रखती थी। और मान लो रोटी सामने रखा, मैं कहता था रोटी, सूखी रोटी ऐसे खाता है जैसा मैं भूसा खा रहा हूँ, फिर दिमाग खराब है, भात बनाना चाहिए था। माँ कहते थे ठीक है काल बना दे, काल बना दे, अभी नहीं बनाएगी, चल मैं नहीं खाऊंगा। खैर माँ थोड़ा मिन्नतें करती थी, कुड़माती थी, कभी 2 घुसा लगा देती थी, कभी गुस्सा होती थी, खाते थे। अब अगले दिन मुझे मालूम है कि भातें बनेगा, मतलब चावल, तो मैं पहले से तैयारी करके आता था कि चावल आएगा तो मुझे रोटी मांगना है। अब जैसे चावल का अभी कहाँ पाकी नहीं और बनवले रे, तेनू कल कलर भात बनवा खाती भात पाकी बनवा, दिमाग खराब है, रोटी के साथ में लपेट के हाथ में खा ली। मेरे बात सुन, बहुत मारूंगी तेरे को, समझा ना, और भोजपुरी में तो बहुत मार तरह है। काल रोटी दिन तो भात लगता था, भात दिन तो रोटी लगता, तो मैं गुस्सा हो जाऊँ, मैं नहीं खाऊंगा, ये करूंगा। तो मेरी माँ कहती थी कि जानते रहे कसवा खीस में कमजोरे पर बरेला, अपना बापुआ पता नहीं खिसिया के देखना। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। मेरी माँ ये को कहती थी कि देखो बेटा, देखो राकेश, गुस्सा न हमेशा कमजोर पर बढ़ता है, कमजोरे पर गुस्सा निकलता है शरीर में से, अपने से शक्तिशाली पर कभी नहीं निकला। इतनी शक्ति है तो अपने बाप पर गुस्सा करके दिखाना जरा, तब मुझे मालूम हो तो तेरा गुस्सा नियंत्रित है, बाप के सामने तेरी हिटी-पिटी बंद हो जाती है। यही बात मैं सरकारी अधिकारी और रसूखदार लोगों में देखता हूँ, जो अपने बाप के सामने होते हैं तो हाथ बांधे खड़े रहते हैं, वो चाहे DM हो या CM हो। जब किसी बदमाश मुख्यमंत्री या कोई कड़क नेता विपक्ष साधारण MP MLA के सामने भी होते हैं, हाथ बांधे खड़े रहते हैं। मैंने देखा है। हाँ मिश्रा जी नमस्कार। मैंने अपने आंखों से देखा है, क्योंकि आप सबों के आशीर्वाद से मेरी स्थिति रही है कि मैं कई CM PM के साथ भी खड़ा होने की सौभाग्य पा चुका हूँ, कई MP MLA के साथ सरकारी ऑफिसों में जा चुका हूँ। मैं देखता हूँ नेताजी नेताजी कहते हुए दांतें छिल जाती हैं आपकी, नेताजी नेताजी, बुरा मन नेताजी, और नेताजी गाली देते हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा। एक नेताजी कहते थे मैं जूता मारूंगा साले तेरे को, और कहते जी सर प्लीज सर। मैंने अपने एक नेताजी को देखा, मेरे बैरिया के बड़े धाकड़ विधायक होते थे, परम श्रद्धेय मैनेजर सिंह जी।
मैनेजर सिंह जब बात करते थे तो अधिकारी कर्मचारी उनके जूते पर ध्यान रखते थे कि कोई बड़ा बड़ा तो नहीं पहने, क्योंकि मारते जूता से थे। हालांकि ये मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, भाई बिल्कुल गलत करते थे, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मारने का अधिकार जनता ने नहीं दिया है। लेकिन चूंकि आपके पास जनभावना है, जनशक्ति है, आप अफसरों को पीट देते हैं और अफसर चुपचाप खड़ा रहता है, शासन तक जाता है, शासन तक उसकी अप्रोच है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वहां तो आपका गुस्सा नहीं निकलता है। बेमतलब नेता रोड जाम करके खड़ा रहता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है, आप मिन्नतें करते हैं नेताजी हट जो, नेताजी हट जो, आपको डांटता है, आपको गालियां देता है, आपका सरकार को लानत मार भेजता है, आप वहां तो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। लेकिन कोई गरीब आदमी जैसे आपने सामने देखा है, आपकी तुरंत हैसियत सामने आ जाती है। ये गलत बात है नेताजी, और ये गलत बात है अधिकारी जी। मित्रों, आज एक और वाक्य आया पहलवान सुशील कुमार का। ये भी रसूखदार वाले आदमी में से है, अधिकारी नहीं है, ये सेलिब्रिटी है, ये भी रसूखदार होता है। आपने एक और देखा ना, सलमान खान अमेरिका में उसकी पैंट उतार दी गई थी, कच्छा उतार दिया गया था, नग्न अवस्था में खड़ा था जैसे वो जन्म लिया था, या जैसे बाथरूम में नहाता है। उसको तनिक भी गुस्सा नहीं आया। लेकिन एक सिक्योरिटी वाले ने कह दिया कि साहब अब समय हो गया है, आप चले जाइए, हमारी नौकरी है, तो उसको मारने पड़ा था। मारने के लिए दौड़ गए सिक्योरिटी गार्ड को। सलमान खान शाहरुख खान मारने दौड़ा था अपने 15-20 बॉडीगार्ड के प्रेजेंस में और अपने 10-20 लफंगे दोस्तों के साथ में। गार्ड की गलती क्या थी कि गार्ड ने बोला था कि सर अब मैच ओवर हो गया, उसका मैच चल रहा था वहां पर, मैच ओवर हो गया, मैं लाइटें बंद करनी पड़ेंगी और ये गेट बंद करना पड़ेगा, और मेरा सिक्योरिटी के रूप में ड्यूटी है कि मैं एक बार देख लूँ कि कोई मैदान में तो है नहीं ना, ये तो कोई मैदान में रह जाएगा, बत्ती बंद हो जाएगी, वो बाद में चिल्लाएगा। शाहरुख बोला कि तुरंत पता मैं खुदा हूँ, मारने पड़ गया था। और वही शाहरुख खान को मैंने देखा है एक बहुत मामूली आदमी के सामने, वो विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने इन आंखों से मैंने देखा। अरे भाईजान आप में भाईजान गिड़गिड़ा ऐसे रहा था जैसे अपने बाप के सामने गिड़गिड़ा रहा हो, वहां उसकी गुस्सा नहीं निकली। हमारे आजमगढ़ के लड़के छोटा सा फोन करते हैं, शाहरुख आजमगढ़ के बोल रहा हूँ, जी भाईजान कहते थकता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि लड़कों का फोन आया है, उसका मतलब क्या है। वहां तो नहीं गुस्सा निकलता, तो गुस्सा कमजोर पर ही आता है, चाहे शाहरुख खान हो या सुशील कुमार हो। वैसे सुशील कुमार की अपराधी पर रिकॉर्ड कोई नया नहीं है, साजिशतन अपराध करने का ये आदतन अपराधी है। आपको याद होगा 2015 में एक हमारे बनारस का पहलवान था नरसिंह यादव, हालांकि वो शायद महाराष्ट्र से खेलता था या हरियाणा से खेलता था, मतलब उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व नहीं करता था, या ट्रेनिंग करने के लिए इधर था, मतलब कुछ था मेरे बनारस का रहने वाला। वो तब पता चला जब उसका डोप टेस्ट में उसका नाम आया, और वो सब टीवी वाले तो आजकल खोज लेते हैं ना, वो तो कब्र में नीचे चले जाएंगे कैमरा माइक लेकर के। तो वो बनारस में गए, उसकी माँ भोजपुरी में बोलती थी, तब पता चला कैसे ये बनारसी है। नहीं तो नरसिंह को मैं देखा हूँ दिल्ली में, बातचीत से भी वो पूर्वांचली टोन में नहीं बात करता था, तो हम नहीं समझते थे कि था, उसमें भी ऐड थी। तो 74 किलो वर्ग में कांस्य पदक या रजत पदक जीत करके वो ओलंपिक क्वालिफाई किया था। सुशील को लगा कि यार इसको हटवा करके मैं चला जाऊंगा तो मैं पदक जीत दूंगा, नहीं तो ये पदक जीत लेगा तो ये सेलिब्रिटी हो जाएगा। पहले उसको ऐसे डराया धमकाया, जब वो नहीं माना कि नाम वापस नहीं लिया, सुशील कुमार ने अपने अप्रोच का फ़ायदा उठाया, वो अपना नाम डाल दिया कि मैं जाऊंगा, चूँकि सेलिब्रिटी तो सुशील से बड़ा था। लेकिन जब वो भी संभव नहीं हुआ तो उसके खाने में ड्रग्स डलवा दिया रसोइये से मिल करके, और डोप टेस्ट में उसको फंसवा दिया। भारत के डोप टेस्ट वालों को इस साजिश का पता चला तो उन्होंने अलाउ कर दिया, लेकिन विश्व डोप टेस्ट कहा कि चाहे साजिशतन दिया गया हो या गैर इरादतन दिया गया हो, शरीर में ड्रग मिला हुआ है, आप ओलंपिक के नियमों के मुताबिक भाग नहीं लेंगे। हुआ क्या कि भारत प्रतिनिधित्व नहीं कर सका, सुशील कुमार क्वालिफाई नहीं किया, और जो क्वालिफाई किया था उस डोप टेस्ट में पकड़ा गया, मतलब वो सीधे वॉक ओवर दे दिया, मैच में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मतलब भारत का एक पदक आता नहीं आता वो तो भविष्य की बात थी, बट एक पदक की दावेदारी तो खत्म हो गई ना। ये देशद्रोही के भी श्रेणी में आता है, लेकिन ये अपने फायदे के देशद्रोह तक भी करने को तैयार हो जाते हैं। मार्शल और बाउंसर का काम और बदमाशों से अप्रोच आपने देखा है। अभी एक आदमी को पीट पीट कर मार देने का इल्जाम है, न्यायालय में मामला है, आज 6 दिन की रिमांड मिली हुई है। इस जांच प्रभावित ना हो, इस विषय में बोलना ठीक नहीं है, और मैं इस विषय में कोई जानकारी रखता भी नहीं हूँ कि मैं इस पर बोलूँ।
मित्रों, एक यही प्रभावशाली आदमी नहीं है, कोई पैसे वाला आदमी, कोई नेता, कोई नेताजी के साथ रहने वाला चमचा अपने आजू बाजू रहने वाले लोगों को दबाते रहते हैं। हमारे समाज में ये कुरीति बहुत दूर तक और बहुत गहरी चली गई है। इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। अगर हम जल्द से जल्द इस पर नियंत्रण नहीं पाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा नासूर बनेगा और समाज में विघटन उत्पन्न करेगा। जो लोग ऐसे लोगों से प्रताड़ित हो रहे हैं वो सब के सब समाज में आवे और अपनी बात रखें। आजकल बात रखने के लिए कहीं कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है, अपना वीडियो बनाइए और संबंधित विभाग को टैग करके वीडियो पोस्ट कर दीजिए। आपका दुखड़ा वायरल होगा और उसके विरुद्ध सजा होगी। अगर आप चुप रह जाएंगे तो नहीं होगा। आपका सबूत वीडियो पे नहीं है तो सच्चाई को, सांच को आँच नहीं। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात रखिए, क्योंकि अगर आप सत्य हैं तो विजय आपके साथ है, इंसाफ आपके साथ है। इन शब्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार दुआ करता हूँ कि कोई आदमी को प्रताड़ित ना करे, क्योंकि जिस तरह से आप हैं उस तरह से हम हैं। तो हर आदमी में सामंजस्य बने, हर आदमी में भाईचारा मजबूत रहे। यही दुआ, यही मनोकामना के साथ एक बार पुनः आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।